नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे साथ वाली स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, आपका जाना-पहचाना फेस, वरिष्ठ पत्रकार ओमकार चौधरी जी। सर स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। नमस्कार, सभी को नमस्कार। सर, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के नतीजों में मोदी का मैजिक बिल्कुल साफ झलक रहा है। कांग्रेस को अपनी हैसियत का पता चल गया है। भाजपा ने 2 राज्यों में जिस तेज़ी से कदम बढ़ाए हैं, उस पर मैं आपका एक ओपनिंग नोट लेना चाहूँगी। इनफैक्ट मैं समझना चाहूँगी कि इन 2 राज्यों में मोहब्बत की दुकान पर ताला कैसे लग गया? मैं करीब-करीब पिछले 3 महीने से तो ये कहता आ रहा हूँ, जी। अपने प्रोग्राम पर भी और जो जी, जी। दूसरे चैनलों पर मैं गया हूँ, जी। वहाँ पर भी। हुँ, हुँ, हुँ। लगातार ये बात कही गई है कि कांग्रेस निरंतरता में दूसरी बार चुनाव नहीं जीत पा रही है। हुँ, हुँ। ये हमने पंजाब में भी देखा, पंजाब में कांग्रेस जी, पार्टी हारी थी, आम आदमी पार्टी जीत गई थी। ये जी। हमने अब इन चुनाव में भी देखा है, राजस्थान वो नहीं बचा पाई और हुँ, हुँ। छत्तीसगढ़ भी नहीं बचा पाई। जी। राजस्थान का तो चलिए फिर भी जो अधिकांश सर्वेयर थे या एग्जिट पोल प्रसारित करने वाले थे, उन सब ने कहा था कि नज़दीकी मुकाबला रहेगा। 1-2 ने कहा था कि राजस्थान में कांग्रेस फिर से जीत सकती है, पर कम से कम मैं एक ऐसा विश्लेषक था जो ये मानने को तैयार नहीं था जी। कि कांग्रेस निरंतरता में जीत सकती है, यानी 5 साल सत्ता में रहने के बाद फिर हुँ, हुँ। से सरकार बना सकती है और वही हुआ। जी, राजस्थान में भी और छत्तीसगढ़ में भी यही हुआ और जी। शायद आपके प्रोग्राम में भी मैंने कहा था और जी, जी। संजय दीक्षित जी, के प्रोग्राम में भी कहा था कि जी। अगर छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी जीत जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए और जी, वही हम छत्तीसगढ़ में भी होते हुए देख रहे हैं। जी। वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी जीत गई है और सरकार बनाने वाली है। अब सवाल उठता है ये कि कांग्रेस जो है वो निरंतरता में दूसरी बार जनादेश हासिल करने में विफल क्यों रहती है, सरकार बनाने में विफल क्यों रहती है? जी। तो कांग्रेस जहाँ-जहाँ सत्ता में रहती है, वहाँ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर सिर चढ़ कर के बोलने लगता है। बहुत जी। प्रचार किए जाते हैं, कहा जाता है कि हम जो वादे करते हैं, उनको पूरा करेंगे, हुँ, लेकिन हुँ। जन आकांक्षाओं पर पूरा उतरना, खरा उतरना, जो कहना उसको करके दिखाना, जी। ऐसा लगता है कि कांग्रेस रूल्ड स्टेट में ये होता नहीं है। हुँ। प्रचार बहुत करते हैं लेकिन करते नहीं हैं और ज़मीन पर चीज़ें डिलीवर नहीं होती हैं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी रूल्ड स्टेट में होती है। अब ये क्या आश्चर्यजनक नहीं है कि 18 साल मुख्यमंत्री रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। इसके वेरी ट्रू। बावजूद वहाँ पर 165 सीट से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, 2 तिहाई बहुमत हासिल कर रही है और शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता में कोई रत्ती भर भी कमी नहीं है। इसका मतलब ये है कि बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने लोगों का विश्वास जीता है, प्यार जीता है और डिलीवर किया है। ये जी। चीज़ें कांग्रेस रूल्ड स्टेट में सिरे से गायब मिलती हैं। वरना छत्तीसगढ़ में एग्जिट पोल में भी कहा जा रहा था, एक आध में कहा जा रहा था कि जी, जी। भारतीय जनता पार्टी नज़दीकी मुकाबले में रहेगी, पर हुँ, ज़्यादातर हुँ। एग्जिट पोल तो यही कह रहे थे कि कांग्रेस की वापसी होगी, लेकिन वहाँ भी कांग्रेस वापस नहीं आई। इसका जी। मतलब सीधा-सा ये है कि कांग्रेस रूल्ड स्टेट में एंटी इनकम्बेंसी होती है, बीजेपी रूल्ड स्टेट में प्रो इनकम्बेंसी होती है। अपवाद ज़रूर रहते हैं, हमेशा रहते हैं। 2018 में इन्हीं 3 स्टेट में कांग्रेस जीती थी, भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो गई थी, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहुत नज़दीकी मुकाबला हुआ था और वोट शेयर तो लगभग दोनों पार्टियों का बराबर था। केवल छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी हारी थी, बुरी तरह हारी थी, केवल 15 पर सिमट गई थी और
कांग्रेस पार्टी को 2/3 बहुमत हासिल किया हुआ था, लेकिन वहाँ भी कांग्रेस कहाँ अपनी सत्ता बचा पाने में कामयाब हुई है। तो ये जी, रिजल्ट साफ तौर पर फिर से इस बात की तस्दीक करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में इतने वर्षों के बाद भी लोगों का विश्वास अर्जित करने में कामयाब रही है और कांग्रेस पार्टी जिन राज्यों में सत्ता में आ भी जाती है, वहां 5 साल में वहां की जनता का भरोसा खो देती है। जी। बहुत सही कहा आपने। और एक चीज़ और है, मोदी को पनौती बताने वाले राहुल गांधी, आपको नहीं लगता है कि अपनी बदज़ुबानी से अपनी ही पार्टी के लिए पनौती बन गए हैं, जिसका खामियाज़ा कांग्रेस को आप देखिए इन चुनावों में देख ही रहे हैं, और मोदी जी को पनौती कहना फल गया है। 2 स्टेट नहीं, बीजेपी के हो गए हैं। जी। मोदी को तो इन्होंने क्या-क्या नहीं कहा है। इनकी जी, जी। माताजी ने 2007 में मौत का सौदागर कह दिया था। उसका खामियाजा कांग्रेस को गुजरात में आज तक भुगतना पड़ रहा है। जी। इनके अलग-अलग पार्टी नेताओं ने, किसी ने बिच्छू कहा है, हुँ, किसी हुँ। ने उनके माँ-बाप के ऊपर सवाल खड़े किए हैं। हुँ, बहुत हुँ। सारे विशेषण, बहुत सारी गालियाँ ये समय-समय पर नरेंद्र मोदी को देते रहे हैं। जी। चौकीदार चोर है, इन्हीं राहुल जी, गांधी जी। ने जो है इनको कहा था। और जी। जिस तरीके से उनके दिमाग में अडानी घुसा हुआ है और जी। वो जो ट्रैक बजता रहता है, चलता रहता है, तो जी, जी। वो चीज़ें जो हैं जनता बहुत लंबे समय तक सहन करती नहीं है, उसका कहीं न कहीं प्रत्युत्तर मिल जाता है। ये पनौती वाला जो जुमला इन्होंने उछाला था विश्व कप के फाइनल मैच के बाद, और जी। सब जानते हैं कि जो ट्रेंड कराया गया था सोशल मीडिया पर, उसमें भी कांग्रेस के आईटी सेल की ही अहम भूमिका थी और बाद में राहुल गांधी ने खुद जनसभा में ये बात कह दी। तो हुँ, अब हुँ। तो लोग पूछ रहे हैं ना सोशल मीडिया पर, अगर जी। सोशल मीडिया की गलियों में आज तो घूमने के लिए देखिए जाएँ, ये जो है आज ट्रेंड कर रहा है, ज़बरदस्त तरीके से, सोशल मीडिया पर अगर हम जाएँ तो वहाँ अब लोग पूछ रहे हैं कि पनौती कौन है? ऑब्वियसली। नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी को कहाँ से कहाँ लेकर के चले आए हैं। हुँ, हुँ। ये पार्टी के ज़माने में केवल 2 सीटों पर थी जब अटल और अडवाणी थे। उसके बाद जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने एक तरीके से पार्टी की बागडोर सँभाली, हुँ, तो हुँ। पार्टी 180-188 के आसपास थी। हुँ, हुँ। 2014 में ये पार्टी इंडिपेंडेंटली 282 सीटें लाने में कामयाब हुई और एनडीए की मिलाकर के 333 सीटें आ गई। जी, 2019 में इसी भारतीय जनता पार्टी को ये लोग 330 सीटों पर इंडिपेंडेंटली लेकर के आए और जी। अगर हम एनडीए के घटक दलों की सीटें मिला लें उसमें तो 353 सीटें थी। हुँ, हुँ। और इस बार तो ये कहा जा रहा है जो 4 महीने 5 महीने बाद लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं कि हुँ, हुँ। भारतीय जनता पार्टी अकेले हुँ, हुँ। 303 से बढ़कर के अगर 340 350 पर पहुंच जाए तो हुँ, किसी को हुँ। ताज्जुब नहीं होगा। और एनडीए के जो घटक दल हैं वो मिलाकर के अगर पौने 400 सीट पर पहुंच जाएं तो कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि जो देश की जनता है, जो आम आवाम है, वो नरेंद्र मोदी की बातों पर, उनके कार्यक्रमों पर, उनकी नीतियों पर और वो जिस तरीके से डिलीवर करते हैं उस पर आँख मूंद करके भरोसा करते हैं। हाँ, बिल्कुल। अपवाद स्वरूप कुछ-कुछ राज्यों में भारतीय जनता पार्टी भी हारती है, उसके अलग-अलग कारण होते हैं। लेकिन हुँ, हुँ। कहीं भी, चाहे हिमाचल हो, चाहे कर्नाटक हो, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की हार ऐसी नहीं है कि जिसको अपमानजनक कहा जाए। जी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की हार भी सम्मान के साथ होती है, कांग्रेस की हार भी बहुत अपमानजनक तरीके से होती है। ये जी, जी। एक बड़ा अंतर है। और अभी मैं आंकड़े देख रहा था, हुँ, हुँ। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दोनों ने मिलकर के मध्य प्रदेश में 20 जनसभाएं की हैं, हुँ, हुँ। 3 रोड शो हुए हैं।
नतीजा क्या निकला? सिफर। मतलब आप संघर्ष में भी नहीं रहे मध्य हुँ, प्रदेश हुँ। में। जितनी हुँ, हुँ। सीटें आपकी पिछले विधानसभा चुनाव में थी, उनके आस-पास पहुँचने की तो बात छोड़ दीजिए। हुँ, हुँ। इतनी सीटें आपकी घट गई हैं कि जिसको अपमानजनक ही कहा जाता है। हुँ, और हुँ। जिस-जिस तरह की टिप्पणियाँ इन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान न केवल नरेंद्र मोदी के बारे में बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में भी, राहुल गांधी से लेकर के और प्रियंका गांधी वाड्रा ने की है, वो तो जी। बहुत ही आपत्तिजनक थी। उनके कद को लेकर के, हुँ, उनकी हुँ। समझ को लेकर के तमाम बातें जिस तरह की ये करते हैं, ये एक्चुअल में अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारने का काम करते हैं। मैं जी। आंकड़े देख रहा था, अगर हुँ, आपके हुँ। दर्शकों की रुचि हो, हुँ, हुँ। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 58 सीटें बढ़ी हैं, हुँ, हुँ। कांग्रेस की 52 सीटें घटी हैं। हुँ, हुँ। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की 39 सीटें बढ़ी हैं और हुँ, कांग्रेस हुँ। पार्टी की 32 सीटें घट गई हैं। हुँ, हुँ। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की 44 सीटें बढ़ गई हैं और कांग्रेस पार्टी की 32 सीटें घट गई हैं। ये जी। बताता है कि कांग्रेस के प्रति लोगों का अविश्वास है। जी। इसमें एक बात और जोड़ करके अपनी बात खत्म करूँगा कि हुँ, हुँ। भारतीय जनता पार्टी ने तो जो एक बड़ा प्रदेश उनके पास था मध्य प्रदेश, न केवल उसकी रक्षा की बल्कि उसको और आगे बढ़ाया, बुलंदियों पर पहुँचाया और ज़्यादा सीटें जीती जी। और सम्मानजनक तरीके से वहाँ पर अपना परचम लहराया। हुँ, हुँ। कांग्रेस पार्टी जो उसके पास स्टेट थे, उनको भी बचाने में नाकाम रही। तेलंगाना में जो कांग्रेस की जीत है, उसको मैं इसलिए बहुत बड़ी जीत नहीं मानता हूँ क्योंकि केसीआर हों, ममता बनर्जी हों, शरद पवार हों या वाईएसआर रेड्डी हों, जो आंध्र प्रदेश के इस समय चीफ मिनिस्टर हैं, हुँ, हुँ। ये सब कांग्रेस के ही गर्भ से निकले हुए हैं। यानी कांग्रेस से ही अलग होकर के इन्होंने अलग-अलग क्षेत्रीय पार्टियां बनाई थी। जी। तो कांग्रेस अगर वहाँ केसीआर को तेलंगाना में रिप्लेस कर रही है, तो इसको हुँ। मैं बहुत बड़ी घटना नहीं मानता हूँ। दूसरी बात ये है कि वहाँ पर कांग्रेस की जीत इसलिए हुई है क्योंकि कोई दूसरा सशक्त दल नहीं था मतदाताओं के सामने। वो केसीआर को बदलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को चुन लिया। बहुत सही कहा आपने और आज मैं देख रही थी कि कांग्रेस के ही आचार्य प्रमोद, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को महादेव का श्राप लगा है। सनातन का अपमान तो कांग्रेस की तरफ से काफ़ी दिनों से चल ही रहा है, कभी इन्होंने उसको कंडेम नहीं किया है। सर क्या कहते हैं आप इसको लेकर के? हमें देखना पड़ेगा कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस समय जी। सुप्रीम कोर्ट में एक शपथ पत्र दाखिल किया गया था राम सेतु को लेकर के जी। और उसमें ये कहा गया, मतलब राम के अस्तित्व को ही नकार दिया गया था। जी, जी। एक तो वो घटना, दूसरे हुँ, हुँ। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले हुँ, कपिल हुँ। सिब्बल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि आप लोग 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले जो राम जन्मभूमि का विवाद है, उस पर फैसला ना दें, क्योंकि अगर फैसला हुँ, हुँ। हिंदुओं के पक्ष में आ गया, रामलला के पक्ष में आ गया, तो हुँ, हुँ। इसका भारतीय जनता पार्टी को हुँ, लाभ हुँ। मिल जाएगा और ऐसा ना करें। ये 2 घटनाएँ बताती हैं कि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी कि भगवान राम का अयोध्या में उनकी जन्म स्थली पर भव्य मंदिर बने। इसके हुँ, हुँ। अलावा भी अनेक ऐसे दृष्टांत हैं, ऐसी घटनाएँ हैं, अलग-अलग समय पर जब कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के मार्ग में बाधा बन करके खड़ी हो गई। दूसरे, हुँ। हमें नहीं भूलना चाहिए कि इनका जो इंडी अलायंस है, एयरलाइन अलायंस है, जिसमें 26 दल हैं, हुँ, हुँ। उसके ही घटक दलों के नेताओं ने भगवान राम के बारे में, रामचरितमानस के बारे में, तुलसीदास के बारे में, जी, जी। वाल्मीकि के बारे में बहुत अभद्र टिप्पणियाँ हाल में की हैं। वो जी। चाहे
नीतीश कुमार का शिक्षा मंत्री हो, हुँ, हुँ। चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो या दूसरे लोग हों। जी। ये लगातार हिंदुओं की आस्था पर आघात करते आ रहे हैं और हमें वो घटना भी नहीं भूलनी चाहिए कि स्टालिन के बेटे ने पिछले दिनों एक कार्यक्रम में कहा कि जो हुँ, हुँ। सनातन है, सनातनी हैं, उनका पूर्ण उन्मूलन कर दिया जाना चाहिए, यानी उनको ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। सनातनी जो हैं, वो तो इस देश में करोड़ों करोड़ हैं, 80 करोड़ अगर हिंदू हैं इस देश में, 80% हिंदू हैं, तो हुँ, उनमें हुँ। सनातन धर्म को मानने वाले भी बहुसंख्यक हैं, बहुत बड़ी आबादी है। हुँ, उनको हुँ। आप ख़त्म करने की बात कर रहे हैं और इन सारी घटनाओं पर जो कांग्रेस का स्टैंड रहा है, वो अब सर्वविदित है, छुपा हुआ नहीं है। तो ऐसे जी। में ये जो सहनशील हिंदू हैं, सनातनी हैं, हुँ, हुँ। ये जो हिंसा में विश्वास नहीं रखते, किसी का गला काटने में विश्वास नहीं रखते, वो शांति से उचित समय आने की प्रतीक्षा करते हैं और जब वो समय आता है, तब वो अपना फैसला सुनाते हैं और ऐसी चोट करते हैं कि बहुत लंबे समय तक वो चोट दिखाई भी नहीं देती। हुँ, ये हुँ। किसी को दिखा भी नहीं सकते और हुँ, बता हुँ। भी नहीं सकते, रो भी नहीं सकते कहीं छुप करके। ये जी, जी। ऐसी चोट है जो अभी जी, 3 राज्यों में देखने को मिली है और इनको जी। ठीक तरीके से ठीक जगह बैठी है। सर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत का फैक्टर क्या आप वहाँ जो कन्वर्जन के केसेज़ उनसे जोड़ के देखते हैं? क्या फैक्टर है वहाँ? वो भी एक घटना है क्योंकि आदिवासियों का कन्वर्जन जो है वहाँ चल रहा था, किया जा रहा था। जी, जी। और ये भी कहा जाता है कि बाबा बागेश्वर ने जो वहाँ पर एक मुहिम चलाई थी, एक अभियान चलाया था घर वापसी का, जी, जी। उसका उसका एक अंडर करंट वहाँ पर था। हुँ, हुँ। लेकिन जो ये महादेव ऐप की चर्चा हुई और हुँ, हुँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हुँ, भूपेश हुँ। बघेल पर जिस तरीके से अटैक किया था महादेव ऐप में हुँ, हुँ। नेक्सस को लेकर के और तमाम जी। दूसरी जांच पड़ताल में जिस तरीके से भूपेश बघेल की का नाम आया था उसमें, तो वो भी एक अहम कारण था। इसके अलावा जो जो वहाँ पर लूट-पाट और जिस तरीके से भ्रष्टाचार की खबरें आ रही थी हुँ, और हुँ। कहा बहुत कुछ जाता है कांग्रेस सरकारों में, किया नहीं जाता है, डिलीवर नहीं किया जाता है। तो ये सारे कारण थे। दूसरी हुँ, बात हुँ। ये जो मैं कहता रहा हूँ छत्तीसगढ़ के बारे में भी और कांग्रेस शासित राज्यों और सरकारों के बारे में भी कि जी। ये लोग ऐसा कुछ नहीं करते हैं कि लोगों का विश्वास 5 साल बाद भी इनमें बरकरार रहे, बना रहे। ये जी। 5 साल आते-आते अ, इतना नाराज़ कर देते हैं लोगों को, इतना मोहभंग उनका हो जाता है कि वो फिर दूसरे दल की सरकार बनाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वही छत्तीसगढ़ में हुआ है। सर मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत और यूँ कहिए कि कांग्रेस की हार, इसमें महिलाओं का बड़ा रोल रहा है कांग्रेस को उनका सही चेहरा दिखाने का, क्योंकि उन्होंने भर-भर के वोट किए हैं। क्या मानते हैं आप? नहीं, वो भी अगेन एक कारण है, पर जी। एकमात्र कारण वहाँ भारतीय जनता पार्टी की जीत और कांग्रेस की हार का यही नहीं है जो बार-बार कहा जा रहा है मीडिया में भी कि लाडली की वजह से, लाडली योजना की वजह से वहाँ भारतीय जनता पार्टी को मत मिले हैं। हुँ, हुँ। यूँ तो अगर कहें तो लाडली योजना तो एक है, कुल मिलाकर के तो 21 योजनाएँ हैं, जी। जो शिवराज चौहान महिलाओं के लिए चला रहे थे। और जी, जी। वहाँ तो और बहुत सारे कारण हैं। एक समय था जब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार इन 3 स्टेट को बीमारू राज्य कह कर के हुँ, चिढ़ाया हुँ। जाता था और इन राज्यों में पूँजी निवेश भी नहीं आता था। विदेशी तो छोड़िए, जो जी। देशी पूँजी निवेशक हैं वो भी नहीं आते थे, कोई नया उद्योग धंधा नहीं लगता था। हुँ, हुँ। अब बदली है, मैं बिहार के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन जी, उत्तर प्रदेश में भी पूँजी निवेश आ रहा है, योजनाएँ, परियोजनाएँ हम सिरे चढ़ते हुए देख रहे हैं। बिल्कुल। मध्य प्रदेश
भी रूप स्वरूप बदल गया है। जी, लोगों की जो आकांक्षाएँ होती हैं, जो उम्मीदें होती हैं, वो अगर निराशा में तब्दील हो जाए, तो उनकी हताशा सिर चढ़ कर के बोलने लगती है और वो सरकारों को बदल देते हैं। लेकिन अगर उनको लगता है कि ये जो सरकार है, ये हमारा जीवन बदलने के लिए कुछ काम कर रही हैं, तो फिर वो उनको सपोर्ट करते हैं और यही हमें देखने को मिला। कांग्रेस के साथ-साथ एक बड़ा वर्ग था लुटियन मीडिया का और सोशल मीडिया में भी बहुत सारे ऐसे जी, लोग लगे हुए थे जो मध्य प्रदेश को लेकर के, वहाँ के संभावित नतीजों को लेकर के तमाम तरह की बातें उड़ा रहे थे कि वहाँ तो कांग्रेस की वापसी हो जाएगी, भारतीय जी, जनता पार्टी हार जाएगी, मामा के प्रति ये चल रहा है, मामा के प्रति जी, वो जी। चल। हुँ, हुँ। लेकिन हुआ क्या? नतीजा क्या निकला? प्रचंड बहुमत मिला है भारतीय जनता पार्टी को जी, और कांग्रेस जो है वो एक तरीके से नीचे चली गई है। 49 सीटें घट गई हैं कांग्रेस की और जी, बीजेपी की पिछले चुनाव के मुकाबले 55 सीटें बढ़ गई हैं। तो ये बताता है कि मध्य प्रदेश बहुत मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। एक बात और मैं कह दूँ, जी, भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का, तमाम आनुषंगिक संगठनों की प्रयोगशाला अगर कोई प्रदेश है, तो वो मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव में भी नेक टू नेक फाइट थी दोनों पार्टियों के बीच में। बहुत सारे जी। लोगों को याद होगा, उनको याद दिला दूँ दोबारा से, भारतीय जनता पार्टी ने 109 सीटें जीती थी, हुँ, कांग्रेस हुँ। पार्टी ने 14 सीटें जीती थी हुँ, हुँ। और वोट शेयर तो लगभग बराबर था दोनों का। उस जी। समय भी भारतीय जनता पार्टी की कोई अपमानजनक हार नहीं हुई थी, हुँ, हुँ। बल्कि एक सम्मानजनक हार थी। सर, जैसा कि आपने अपनी बातों में कहा कि इस बार प्रचंड जीत हुई है और सरकार बनाने के लिए तीनों राज्यों में कोई मतलब उन्हें कुछ जुगाड़ नहीं करना पड़ेगा, सीधी भाषा में कहें तो। और ये बहुत बड़ा करिश्मा है। क्या बोलते हैं आप? नहीं, पूर्ण बहुमत की सरकारें हैं तीनों ही राज्यों में, राजस्थान जी, में भी स्पष्ट बहुमत है, जी। मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भी। तो हुँ, किसी हुँ। तरह की कोई जोड़-तोड़ की ज़रूरत नहीं है, कहीं होटलों में कमरे बुक कराने की ज़रूरत नहीं है, बसों के जी। रेलम-पेले करने की भी ज़रूरत नहीं है। हुँ, किसी हुँ। तरह की कोई जो पर्दे के पीछे की कहानियाँ होती हैं, वो भी करने की और दोहराने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत तीनों ही राज्यों में नहीं है। जी। वन मोर थिंग पीएम मोदी ने ये कहा है कि देश को जातियों में बाँटने की बहुत सारी कोशिशें हुई, लेकिन वो लगातार कह रहे थे कि उनके लिए देश में 4 जातियाँ हैं, नारी शक्ति, युवा शक्ति, किसान और गरीब परिवार। और इन 4 जातियों को सशक्त करने से ही देश सशक्त होगा। ये जो उन्होंने अभी हाल ही में ये बात कही है और इसका इम्पैक्ट भी हुआ है, आप किस तरीके से इसे डिफ़ाइन करते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब केंद्र में आई थी 2014 में, तो जी। संसद के केंद्रीय कक्ष में एक कार्यक्रम था जिसमें नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जा रहा है, उस पर मोहर लगनी थी। सॉरी। और वहाँ पर लाल कृष्ण आडवाणी भी थे, मुरली मनोहर जोशी से लेकर के तमाम लोग थे उस समय। तो वो भाषण निकाल कर के देखिएगा कभी। हुँ, हुँ। नरेंद्र मोदी ने उस समय एक बात कही थी। तब तक जी। प्रधानमंत्री बने बने नहीं थे, केवल संसदीय दल के नेता चुने जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के। हुँ, हुँ। उन्होंने कहा था कि ये गरीबों की सरकार होगी, वंचितों की सरकार होगी, ये एग्ज़ैक्टली। महिलाओं की सरकार होगी, ये दलितों की और पिछड़ों की सरकार होगी। और ये हुँ, उन्होंने हुँ। केवल कहा नहीं था। जी। 2014 से लेकर के 2023 आ गया है और अब नए सिरे से लोकसभा चुनाव की भी दुंदुभी बजने वाली है। इन जी, जी। साढ़े 9 साल में नरेंद्र मोदी सरकार की तमाम योजनाओं को उठा कर के देख लीजिए। सारी पिछड़े वर्ग, जो वंचित है, जो गरीब है, जो महिलाएँ हैं, जो आदिवासी हैं, जो जितना भी ये सर्वहारा वर्ग है, जो मुख्य धारा से कहीं
किनारे हो गया था, पिछड़ गया था। केवल उनको सेंट्रिक इनकी सारी योजनाएं हैं और उसी का नतीजा, और केवल उनके उनकी उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए ही इन्होंने योजनाएं नहीं बनाई हैं, जी, बल्कि सत्ता में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो, ये भी इन्होंने प्रयास किया। 2017 में वेरी ट्रू। ये रामनाथ कोविंद जो दलित समुदाय से हैं, उनको लेकर के आए, जी, उनको राष्ट्रपति बनाया। बिल्कुल। 2022 में जब फिर से राष्ट्रपति चुनने की बात आई, तो एक आदिवासी महिला को लेकर के आए, वनवासी महिला को लेकर के आए, हुँ, द्रौपदी हुँ। मुर्मू को। इससे पहले देश में किसी भी सरकार ने आदिवासी वनवासी को इस सर्वोच्च पद पर आरूढ़ करने के बारे में सोचा भी नहीं था। और इनकी जो अलग-अलग सरकारें हैं, राज्यों में भी आप देख लीजिए, केंद्र में भी हुँ, देख लीजिए, ऐसी कोई जाति नहीं है जो पिछड़ी हो, वंचित हो, जिसको किनारे किया गया हो, जिसकी अनदेखी की गई हो, उसका प्रतिनिधित्व इनकी सरकार में ना हो। हर छोटी-छोटी जातियों को भी इन्होंने मंत्री पद से नवाजा है, उनको प्रतिनिधित्व दिया है। तो आज जो जो कभी भारतीय जनता पार्टी केवल शहरों पर आधारित पार्टी मानी जाती थी, शहरों की पार्टी मानी जाती थी, बनिए जी, ब्राह्मणों की पार्टी मानी जाती थी। जी, आज हालत ये है कि जो अति पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, जो अदर बैकवर्ड कास्ट हैं, वो भी बहुत मजबूती के साथ में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हुई हैं। और आज यही वजह है कि समाजवादी पार्टी इर्रिलेवेंट होती जा रही है, मायावती इर्रिलेवेंट होती जा रही है, उनका वोट बैंक खिसक गया है। भारतीय जनता पार्टी के साथ ये सब मतदाता ठुक्कर के साथ खड़े हो गए हैं आकर के। और यही वजह है कि ये जातीय गणना का राग अलापा जाने लगता है जब चुनाव आते हैं। कांग्रेस जैसी पार्टी जिसने हमेशा जी, पिछड़ा वर्ग को अपमानित किया, जातीय जनगणना का विरोध किया, वो भी अब जातीय जनगणना का राग आलाप रही है, केवल इसलिए कि किसी तरीके से इनको भारतीय जनता पार्टी से छिटकाया जाए और जो हिंदुत्व और जो सनातनी हैं, उनमें किसी तरीके से विभाजन किया जाए। तो जी, ये कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने बहुत ही कहना चाहिए कि चतुराई के साथ इन सबको पूरा मान-सम्मान दिया है, सरकार में भी, व्यवस्था में भी, संगठन में भी और वैसे भी, डिलीवर जी, किया है। तो उन लोगों का जीवन बदल रहा है, तो वो फिर क्यों किसी और के साथ जाएँगे या किसी और पर भरोसा क्यों करेंगे? और यही इन विपक्षी दलों के निरंतर पराजय की वजह है और यही भारतीय जनता पार्टी की विजय गाथा की वजह है। अब अपनी पराजय के बाद इनके पेट में बड़े मरोड़ उठ रहे हैं। हार के बाद उत्तर प्रदेश के कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी का आपने शायद बयान देखा होगा। जैसा कि अक्सर ये कहते हैं कि ईवीएम मशीनें जो हैं वो खराब हैं, ब्ला-ब्ला इस तरीके की बातें आप ये कर रहे हैं। और कांग्रेस के इस ड्रामे को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि तेलंगाना में भी वही मशीन थी। नहीं, नहीं, इनका कोई मतलब नहीं है, इस पर तो मैं टिप्पणी भी नहीं करना चाहूँगा। इन लोगों को अ, वो छातियाँ पीटने की और इस तरह की नाटक नौटंकी करने की आदत पड़ी हुई है। जी, जब अरविंद केजरीवाल की सरकार बनती है तो ईवीएम ठीक काम करती है, जब ममता बनर्जी बिल्कुल। मुख्यमंत्री बनती हैं तो हुँ, हुँ। ईवीएम ठीक काम करती है, जब हुँ, हुँ। पंजाब में भगवंत मान बनते हैं तो ठीक है, हुँ, हुँ। तेलंगाना में केसीआर बनते हैं तो ठीक है, हुँ, उड़ीसा हुँ। में नवीन पटनायक बनते हैं तो ठीक है, और कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो ईवीएम में जो है खराबी आ जाती है। तो ये जी, बकवास है, इस पर तो ध्यान इनका भी नहीं देना इनका चाहिए। पुराना रोना है, ये अक्सर ऐसा ही करते हैं। चलते-चलते सर एक चीज़ और जानना चाहूँगी, ये जो सिनेरियो अब बना है, 3 स्टेट्स के जो नतीजे हम हिंदी बेल्ट के हैं, उनको देखते हुए, इंडी अलायंस का भविष्य आप किस तरीके से देखते हैं? इंडिया अलायंस केवल फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए हुँ, हुँ। इकट्ठे होते थे ये लोग पटना में, हुँ, बेंगलुरु में और मुंबई में, केवल हुँ, फोटो हुँ। अपॉर्चुनिटी के लिए। जी, आज तक उसका कोई संयोजक नहीं बना।
आज हुँ, तक हुँ। उसका कोई न्यूनतम साझा कार्यक्रम नहीं बना, आज तक जी, उसका लोगो नहीं बना, कोई झंडा नहीं बना, कोई डंडा लेकर के नहीं आए कि भई ये ठीक रहेगा झंडे के लिए। जी, तो ये सब केवल जी। नाटक-नौटंकी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और इंडी अलायंस के जो घटक दल हैं, उनके जो नेता हैं, उनके अपने ईगो और उनके अपने जो मतभेद हैं, वो चरम पर हैं। दूसरी बात ये है कि ये अपने-अपने राज्यों में किसी दूसरे दल को कंसिडर करने तक को तैयार नहीं हैं। तो इंडी अलायंस का कोई रत्ती भर भी भविष्य नहीं है। जैसे ये अब तक केवल नाम के लिए है, प्रचार के लिए है, लोगों को भ्रमित करने के लिए है, वैसे ही ये 2024 के लोकसभा चुनाव तक कायम रहेगा। इसकी कोई भूमिका भी नहीं है, प्रासंगिकता भी नहीं है, इसकी कोई विश्वसनीयता भी नहीं है, लोग इनको गंभीरता से भी नहीं लेते हैं। सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और मेरे शो के लिए आपने समय निकाला। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जय